अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर तैयब जाबर फ्रॉम इज़ी एकेडमी। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह 9th क्लास की जो पोएम डैफोडिल है उसको हम डिस्कस करेंगे, मुकम्मल इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको इसमें पूरी समझ आएगी कि राइटर ने जो पोइट है कहाँ से शुरू करता है, वो कहाँ पर उसको वो जो है सम अप करता है यानी ख़त्म करता है। पूरा हम गो थ्रू करेंगे यानी समझेंगे इस पूरी पोइम को। इस पोइम का एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन भी दूंगा मैं, और इसके अलावा मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि पोइम का जो बैकग्राउंड है वो भी डिस्कस किया जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, डैफोडिल्स। डैफोडिल्स एक्चुअली एक फूल का नाम है और इसको हम नरगस का फूल कहते हैं। किसका फूल कहते हैं? नरगस। सुनहरे रंग का ये फूल है और राइटर ने इस पोइम को इस फूल की निस्बत से डिस्क्राइब किया है, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ है, ये कुदरत से मुतल्लिक ही हमेशा जो कुदरत यानी कुदरती चीज़ें, खूबसूरती, पहाड़ और वो जो दरख्तों के ऊपर फूलों का उगना, फलों का उगना और हवाओं का चलना और पत्तों का बिखरना, ये जो खूबसूरती है और वो जो हवा, एक महकती हुई हवा जो बाहर का जो मौसम है ना, सो उससे मुतल्लिक जो इन्फॉर्मेशन है या जो भी उसकी राइटिंग है उससे इसने जो है इसको मोहब्बत है, यानी इसका शौक़ है कुदरत की बनाई हुई चीज़ों को डिस्क्राइब करना एक खूबसूरत अंदाज में, ठीक है, जिसको इंग्लिश में रोमांसिज्म भी कहते हैं। लिटरेचर के मुताबिक, इंग्लिश लिटरेचर के मुताबिक रोमांसिज्म भी इसको कहा जाता है। रोमांसिज्म मतलब लव ऑफ नेचर एंड लव फॉर नेचर। राइटर की जो मोहब्बत है वो कुदरत की बनाई हुई चीज़ों के लिए, उसको किस तरह से वो देखता है, कैसे वो उनको इमेजिन करता है और उन चीज़ों का इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर है, इसको डिस्क्राइब किया है उसने अपनी इस पोइम में, डैफोडिल्स में। डैफोडिल जो पोइम है इसका बैकग्राउंड ये है कि वो अपने कज़न के यहाँ जाता है मिलने के लिए, वहाँ रुकता है। रुकने के बाद जब वहाँ से निकलता है तो रास्ते में जंगल में एक छोटा सा मुख्तसर सा स्टे करता है, ठीक है। जैसे ही वो जंगल में स्टे करता है तो उस दौरान वो जो थोड़ा सा मुख्तसर सा जो उसका टाइम था, उस टाइम में राइटर ने क्या किया कि जो सराउंडिंग थी, उसकी जो ब्यूटी थी यानी जो उसकी खूबसूरती थी, उसको वो ऑब्जर्व करता है, मतलब समझता है, उसको परखता है और उस कंपनी में, उस सोहबत में, उस माहौल में इस तरह जो है गर्विदा हो जाता है कि बाद तक उसकी ज़िंदगी में वो जो मंज़र था जो उसने देखा, वो चंद लम्हों के लिए वो जो रुका, उसको वो डिस्क्राइब करता है अपनी इस पोइम में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये राइटर का, पोइट का एक तरह से एक्सपीरियंस भी है, एक तजुर्बा है अपनी लाइफ का, जो पोइट ने डिस्क्राइब किया अपनी राइटिंग के ज़रिए, ठीक है। सो पोइम को हम जो है पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले मैं पोइम का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि पोइट इसमें ये बताता है पहले स्टैंजा में कि वो एक आवारा बादल की तरह तन्हा चल रहा है। अचानक से उसको नदी के किनारे के साथ साथ दरख्तों के नीचे, घने दरख्तों के नीचे खूबसूरत नरगस के जो फूल हैं उगे हुए उसको नज़र आते हैं, ठीक है। कहता है कि एक ही नज़र वो 10,000 से ज़्यादा फूल जो है वो देख लेता है। इतना खूबसूरत मंजर है। अब आप समझ रहे हैं ना, जैसे जैसे मैं एक जो है मुख्तसर सी इंट्रोडक्शन जो है, एक ख्याल जो समरी जो है इसकी डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो उस समरी के मुताबिक अगर हम बात करें तो जो 10,000 के करीब फूल है ना, उनको वो देखता है। देखने के बाद वो क्या कहता है कि वो जो तारों भरा आसमान उसने देखा था, वो जो थोड़े लम्हे के लिए जंगल में रुका, जंगल की खूबसूरती और तारों भरा आसमान, उसको देखते हुए वो एक कंपैरिजन करता है। कहता है कि जितने ये तारे हैं ना इस पूरी मिल्की वे यानी कहकशां में, एक कहकशां में जितने तारे हैं ना, सेम इसी तरह बिल्कुल ऐसे ही नदी के किनारे के साथ साथ दरख्तों के नीचे घने साए में हजारों फूल जो हैं वो बिखरे हुए हैं, उगे हुए हैं और ठंडी हवा में लहरा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, यूँ मतलब रस्क कर रहे हैं।
और ये जो खूबसूरती का नज़ारा है ना, उसको उसने डिस्क्राइब किया है। फिर उसमें ये कहता है कि एक अगर शायर है तो सिर्फ वही इस खूबसूरत मंजर से मुतासिर हो सकता है, यानी और भी लोग हो सकते हैं, नो डाउट और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन शायर जो है वो इस चीज़ से मुतासिर होता है और उस चीज़ को वो डिस्क्राइब करता है, ठीक है। और फिर वो एक कंपैरिजन दिखाता है कि किस तरह वो जो नदी की लहरें हैं जिसमें एक रिमझिम सी फैली हुई है हवाओं की वजह से, पानी के अंदर वो जो वेव्स बनती हैं, वो जो लहरें उठती हैं, उन लहरों को और फिर हवा में, सुबह की हवा में लहराने वाले फूलों का जो रक्स है उनको वो मुशाबे करता है। कहते हैं कि वो जो लहरें हैं ना, उनसे भी ज़्यादा बेहतरीन और खूबसूरत अंदाज में फूल लहरा रहे होते हैं और फूल उन लहरों से सबकत ले जाते हैं, यानी उन लहरों से आगे निकल जाते हैं। तो इस तरह से इसको वो डिस्क्राइब करता है। फिर इसके इख्तिताम में पोइट क्या कहता है कि कहता है कि जब मैं कभी अपनी ज़िंदगी में मायूस, यूँ कह लो कि मैं उदास होता हूँ, तो उस उदासी के आलम में जब भी कभी मैं इस नज़ारे को, जो मैंने डैफोडिल्स यानी नरगिस के फूलों का नज़ारा एक छोटे से वक्फे में, यानी वो जो अपने कज़न से वापस आ रहा था मिलने के बाद, वो जो थोड़े से वक्फे के लिए, थोड़े से वक्त के लिए रुका था, उस नज़ारे को वो कहता है कि जब भी मैं उस नज़ारे को याद करता हूँ तो याद करने से मेरी जितनी भी दुनियावी परेशानियाँ हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। यानी इस कदर वो खुशी महसूस करता है और उसको अच्छा लगता है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो एक रोमांटिक पोइट है। रोमांटिक मतलब यहाँ पर कुदरत के लिए जो उसकी मोहब्बत है, वो कुदरत को किस तरह खूबसूरत अंदाज से लिखता है, उस चीज़ को उसने डिस्क्राइब किया है। हम पोइम को पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है इससे आपको बखूबी समझ आ चुकी होगी कि इस पूरी पोइम में है क्या, ठीक है। अब हम पोइम को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और उसका तर्जमा करते हैं। डैफोडिल्स पोइम को अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, और साथ आप भी, अगर आपके पास बुक है तो ज़रूर बुक को जो है उठा लीजिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। सबसे पहले पोइट जो है वो डिस्क्राइब क्या करता है, एज अ सब्जेक्ट यानी स्पीकर के तौर पर खुद पढ़ता है और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को इस पोइम में वो डिस्क्राइब करता है, ठीक है। फर्स्ट लाइन है जिसमें वो कहता है, वर्ड उसने आई यूज़ किया है, क्या वर्ड आई यूज़ किया है, यानी सब्जेक्ट जो है, जो बोलने वाला है वो कौन, खुद पोइट है। वो कौन है, पोइट, पोइट हिमसेल्फ। पोइट हिमसेल्फ है पोइम में, जो खुद की ज़ात का तजुर्बा जो है वो, एक्सपीरियंस जो है वो हमारे साथ शेयर कर रहा है। सो आई वॉन्डर्ड, मैं फिर रहा था, लोनली अकेला, एज अ क्लाउड, एक बादल की तरह, एक बादल की तरह मैं तन्हा फिर रहा था, दैट फ्लोट्स, जो तैरता है, ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, बुलंदो बाला पहाड़ियों की चोटियों पर और वादियों के ऊपर से जो अकेला तैरता है यानी गुजरता है, उस बादल की तरह मैं भी अकेला फिर रहा था। पोइट का ये कहना, शायर का ये कहना। व्हेन ऑल एट वंस, जब ऑल एट वंस कहते हैं अचानक, कहता है जब अचानक सब, ऐसा मैंने देखा, अ क्राउड, एक रश, एक हजूम। कहते हैं कि जब अचानक, यानी जब वो एक बादल की तरह अकेला फिर रहा था तो उसने अचानक एक हजूम देखा, क्राउड, हजूम, रश, क्राउड देखा। किसका जी, अ होस्ट ऑफ डैफोडिल्स, अ होस्ट ऑफ, ए होस्ट ऑफ डैफोडिल्स। जी, फूलों का एक जो है हजूम, होस्ट ऑफ जो है, आई वुड से कि एक इंग्लिश लैंग्वेज में हम यूँ कह सकते हैं, अ होस्ट ऑफ डैफोडिल, लाइक कलेक्टिव नाउन के तौर पर भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन के तौर पर एक फ्रेज जो है यूज़ की गई है, अ होस्ट ऑफ, जिसका मतलब होता है यानी हजूम, बहुत ज़्यादा, रश, ठीक है। तो कहता है अ होस्ट ऑफ डैफोडिल्स, यानी मैंने अचानक देखा रश, किसका, फूलों का, फूलों का वो रश देखता है, बिसाइड, के साथ, द लेक, ओ द लेक यानी नदी के साथ, बीनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे, दरख्तों के नीचे
यानी एक खूबसूरत मंजर कशी जो है डिस्क्राइब की गई है कि मान लो ये एक नदी है और जिस पर दरख्त लगे हुए हैं, ठीक है, दरख्त लगे हुए हैं, ठीक है। सो यानी नदी के साथ दरख्तों के नीचे खूबसूरत नज़ारा उसने एक डिस्क्राइब किया है कि वहां कहता है कि फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन ब्रीज, यानी वो जो उसने होस्ट ऑफ डैफोडिल्स थे वो उसने कहाँ देखे, नदी के साथ दरख्तों के नीचे, फ्लटरिंग यानी डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, रक्स कर रहे थे, झूम रहे थे, इन द ब्रीज, सुबह की ठंडी महकी हवा में वो यानी झूम रहे थे, डांस कर रहे थे, नाच कर रहे थे। सेकंड पैराग्राफ में अगर हम देखें तो कहते हैं कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, मुसलसल एज द स्टार, जैसे कि तारे, दैट शाइन, जो चमकते हैं, एंड ट्विंकल, और टिमटिमाते हैं, ऑन द मिल्की वे, आसमान पर, यानी कहकशां में, किसी कहकशां में जैसे तारे मुसलसल चमकते हैं और टिमटिमाते हैं, कभी मध्यम, कभी खूबसूरत, ज्यादा रोशन होना, फिर मध्यम हो जाना, तो इस तरह का जो तसलसल है तारों का, उसको डिस्क्राइब करते हुए कहता है दे स्ट्रेच्ड, यानी जिस तरह वो तारे ना खत्म होने वाली, जो हम कहते हैं कि अनगिनत, बेशुमार, जिस तरह तारे किसी आसमान में, मिल्की वे में, कहकशां में फैले होते हैं, ठीक उसी तरह दे स्ट्रेच्ड, वो फैले थे। दे यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है, फूलों के लिए, डैफोडिल्स के लिए। दे स्ट्रेच्ड, वो फैले थे, इन नेवर एंडिंग लाइन, कभी ना खत्म होने वाली कितार में, वो जो फूल थे कभी ना खत्म होने वाली कितार में फैले हुए थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ बे, अलोंग द मार्जिन ऑफ बे, यानी अलोंग के साथ, द मार्जिन किनारा, बैंक ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है, उस नदी के किनारे के साथ जो है वो अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, बे कहते हैं नदी को, झील को, ठीक है, जहां एक खूबसूरत मंजर होता है, तो उस नदी यानी उस झील के किनारे के साथ जो थे ना खत्म होने वाली एक कितार में फैले हुए थे। टोजिंग देयर हेड्स, टोजिंग देयर हेड्स, यानी वो जो खूबसूरत फूल है, वो जो खिले हुए होते हैं, ठीक है, अपने पूरे जौबन पर, टोजिंग देयर हेड, यानी वो टोज कर रहे थे, यूं झूम रहे थे, देयर हेड्स, यानी वो खुशी झूम रहे थे, इन स्प्राइटली डांस, और खुशी से रक्स कर रहे थे, डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, वो झूम रहे थे और खुशी से नाच रहे थे। द वेव्स, अब देखो एक कंपैरिजन हम, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक कंपैरिजन उसने दिखाया हमें, जहां वो फूल भी हैं और नदी में जो उठने वाली लहरें हैं उनको भी, तो उन दोनों की खूबसूरती को डिस्क्राइब करते हुए कहता है द वेव्स बिसाइड देम डांस, यानी वो जो लहरें थी, वो जो नदी में लहरें थी, झील की जो लहरें थी, वो भी डांस करती हैं बिसाइड, यानी के साथ, यानी वो वहां साथ साथ, देम, उनके साथ, उन्हीं के साथ, बाजू में, यानी उन्हीं की बगल में वो भी डांस कर रही थी। बट, लेकिन, अब यहाँ पर जो ये बट है, ये बट एक ना डिफरेंस दिखा रहा है यहाँ पर, कि डांस तो वो कर रही थी, मतलब झूम तो वो भी रही थी, लहरें भी झूम रही थी, नो डाउट, लहरें भी जो है लचका के झूम रही थी, लेकिन कहता है लेकिन दे आउटडिड, दे आउटडिड, आउटडिड, आउटडिड का मतलब होता है आगे निकल जाना, यानी सबकत ले जाना, ठीक है, बाजी ले जाना। सो कहते हैं कि दे आउटडिड स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, यानी वो जो खुशी से रक्स कर रही थी लहरें, फूल जो है उनसे सबकत ले जाते हैं, उनसे आगे निकल जाते हैं, फूल उनसे आगे निकल जाते हैं। अ पोइट कुड नॉट बट बी गए, अ पोइट एक शायर, कुड नॉट, शायर ना सिर्फ खुश हो सकता है, इन सच अ जॉकंड कंपनी, यानी एक शायर ही है जो इस तरह की, जॉकंड कहते हैं खूबसूरत, एक न्यू वर्ड है आपके लिए, सो जॉकंड,
JOCUND, इसका मतलब होता है हैप्पीनेस। जी, जॉकंड यानी हैप्पीनेस, इसको ग्ली भी कह सकते हैं आप, ठीक है, ग्ली द मीनिंग इज सेम, ठीक है। सो कहता है कि इन सच अ जॉकंड कंपनी, इस खुशी भरी मुसर्रत भरी सोहबत में, माहौल में एक शायर ही सिर्फ है जो खुश हो सकता है, एक शायर ही सिर्फ है जो खुश हो सकता है। अब पोइट क्या कहता है कि आई गाज्ड मतलब देखना, घूरना, I gasped and gasped, but little thought, वो जो एक छोटा सा जो ख्याल है, तखय्युल है, कहता है कि मैं देखता रहा, मैं देखता रहा, मैं देखता रहा, फिर एक ख्याल उसको आता है, क्या? What wealth, क्या दौलत। द शो, यहां पर जो वर्ड द शो है, द आर्टिकल है जो स्पेसिफिक कर रहा है इस पूरे सेंटेंस में शो को, शो यानी नजारा, यानी कहता है कि व्हाट वेल्थ, क्या ही दौलत, द शो, इस नजारे ने, टू मी, मुझे, हैड ब्रॉट यानी मुझे दी है। कहता है कि कितनी ही खूबसूरत नजारे ने मुझे दौलत दी है, इसके बारे में वो थर्ड स्टैंजा की लास्ट लाइन में बताता है। अब नेक्स्ट जो है द इम्पैक्ट ऑफ नेचर, यानी जो असर है कुदरत का इंसानी जिंदगी पर, उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है इसके लास्ट स्टैंजा में। पोइट कहता है फॉर ऑफन, यानी फॉर ऑफन वर्ड होता है OFTEN, ऑफन, OFTEN, ऑफन, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में पोइट ने ऑफ लिखा हुआ, ऑफ, OFT, ऑफ, इसको ऑट भी पढ़ते हैं, ऑफ भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑट जो है वो, ऑट जो है वो ज्यादा अच्छा लगेगा, फॉर ऑट, ठीक है। ऑफन भी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसको ऑफन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। फॉर ऑट व्हेन ऑन माय काउच आई लाई, कहता है कि अक्सर जब कभी मैं अपने सोफा पर यानी काउच बिस्तर पर, आई लाई, LIE लाई मतलब लेटा, जब कभी मैं अपने सोफा पर लेटा होता हूँ, जब कभी मैं अपने सोफा पर लेटा होता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, वैकेंट और इन पेंसिव, वैकेंट, वैकेंट कहते हैं खाली, जब इंसान मसरूफ नहीं होता। इन वैकेंट यानी जब मैं कुछ नहीं कर रहा होता, जब मैं मसरूफ नहीं होता, जब मैं फ्री टाइम में होता हूँ, ठीक है। और या पेंसिव कहते हैं थॉटफुल, यानी परेशान हालत में, पेंसिव, अनदर वर्ड पेंसिव, PENSIVE, पेंसिव यानी थॉटफुल, थॉटफुल, ठीक है, यानी परेशान हालत में, अफसुर्दा हालत में। कहते हैं कि जब मैं अफसुर्दा हालत में या कभी परेशान हालत में अपने घर यानी अपने सोफा पे लेटा होता हूँ, बिस्तर पे लेटा होता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, दे फ्लैश यानी उनका जो तसव्वुर है, उनका जो नज़ारा है ना, वो जो नज़ारा है फूलों का, वो जो उसने देखा जंगल में, जंगल की हालत में, कहता है दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आइज, यानी उनका नज़ारा तसव्वुर में आ जाता है, उनका नज़ारा जो है उसके तसव्वुर में, उसके जहन में, उसके ख्याल में, द सीन दैट ही हैड एक्सपीरियंस्ड जस्ट कम्स इनटू हिज माइंड, उसके जहन में वो नज़ारा, वो उसके मन में खिंचा चला आता है, वो तस्वीर खिंची चली जाती है उसके जहन में। वो तस्वीर क्या है, यू नो वेल, कि वो डांस करना, रक्स करना फूलों का, महकी हुई फिजा में, ठीक है। तो कहता है कि विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ब्लिस नेमत है, राहत है, BLISS, ब्लिस, कहते हैं कि जो एक नेमत है, राहत है, फॉर सॉलिट्यूड, तन्हाई में, यानी तन्हाई में अगर ऐसा नज़ारा इंसान के जहन में आ जाए, ठीक है, किसी गलाजत या किसी और गुबार की बजाय वो खूबसूरत नज़ारा उसके जहन में अगर आ जाता है, तो दैट इज एन अमेजिंग थिंग, दिस इज द ब्लिस ऑफ गॉड, ये खुदा की नेमत है कि अगर कोई अच्छा नज़ारा उसके जहन में आ जाता है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, कहता है और फिर मेरा जो
दिल है वो खुशी से लबरेज हो जाता है, भर जाता है, बहुत खुश होता है। एंड डांसेस, और नाचता है विद द डैफोडिल्स, फूलों के साथ। ठीक है, सो ये थी हमारी पोइम जिसमें हमने जो है ओवरऑल इसको गो थ्रू किया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ आई होगी। ठीक है, अब इसमें एक दो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ट्रिकी हैं, आई वुड से, मतलब कि जिनके लिए ये कह सकता हूँ कि हमेशा एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा जा सकता है, जिसको हम फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं, जिनमें से एक मैंने बताई सिमिली। ठीक है, तो एक लाइन दी जाएगी जिसको आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि आया ये सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, या कोई और चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सिमिली की। तो उसने कहा कि आई वॉन्डर्ड like a I wander alone like a cloud, यानी खुद को उसने जो है वो एज अ क्लाउड, आई वॉन्डर एज अ क्लाउड, सॉरी, तो ये सेंटेंस था। तो एज अ क्लाउड, यहां पर वर्ड दिया होगा आई वॉन्डर एज अ क्लाउड, आई वॉन्डर्ड एज ए क्लाउड, CLOUD जी। अब यहां पर देखो, आई वॉन्डर एज अ क्लाउड, द सेंटेंस इज व्हाट, सिमिली, मेटाफर, या पर्सोनिफिकेशन, यानी ये आपको आ सकता है सिमिली है या फिर मेटाफर है, सिमिली, मेटाफर या पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, और नंबर 4 पर क्या है, इमेजरी आ सकती है। आपको इनमें से किसी एक को टिक करना होगा। तो हमें पता है कि मैंने बताया था एज और लाइक अ क्लाउड, अगर वो कहते हैं कि आई वॉन्डर लाइक अ क्लाउड या आई वॉन्डर एज अ क्लाउड, दैट मीन कि वो बात कर रहा है कि मैं, मेरा जो अमल है यानी मेरा जो फिरना है किसकी तरह, बादल की तरह, उसका फिरना किसकी तरह, बादल की तरह। तो वो क्या है, सिमिली है, वो क्या है, सिमिली है। सो उम्मीद करता हूँ कि इस चीज की आपको समझ लगी होगी। ठीक है, अब है हमारे पास मेटाफर। मेटाफर कहते हैं मेटा यानी फिजिकलिटी, फर, दो डिफरेंट वर्ड्स हैं मेटाफर, यानी फिजिकलिटी का, यानी इंसानी जो वजूद है उससे परे की बात करना, हकीकत से परे की बात, इन सादा लफ्जों में हकीकत से परे का, बियॉन्ड रियलिटी, बियॉन्ड द रियलिटी, यानी हकीकत से परे की बात। अब हकीकत से परे की बात क्या होती है, आप लोगों को जरूर पता होगा कि जब कभी माँ प्यार से या कोई बाप प्यार से मोहब्बत से अपने बेटे को या अपनी बेटी को बुलाता है तो वो क्या कहता है, या बेटी जब बाप की तरफ दौड़ी चली आ रही होती है तो उस सूरत में बाप कहता है मेरी परी आ गई। अब एक्चुअली तो वो असल में परी तो नहीं है ना तो उसके पर लगे हुए हैं और ना ही उसके पास एक सोन परी वाली वो सोने की जो आई वुड से वो एक वो छड़ी है, ठीक है, जिससे वो जादू करे तो वो मतलब कुछ भी बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये मेटाफर यानी बियॉन्ड रियलिटी, जब हम रियलिटी से परे, हकीकत से परे की बात करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटाफर, उसको हम क्या कहेंगे, मेटाफर। ठीक है, तो मेटाफर को समझना, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, ये वो, और आयरनी, एक आयरनी भी होती है। आयरनी, आयरनी बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही मजे की है। इसमें क्या होता है, मोस्टली अगर कोई बच्चा लेट आ जाए ना तो टीचर उसको हमेशा ये कहता है बहुत जल्दी नहीं आ गए आप। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना उसको हम आयरनी कहते हैं, यानी तंजिया जुमले। ठीक है, बहुत छोटी पेंसिल है आपके पास, ठीक है, तो पेंसिल असल में तो बहुत ही छोटी होती है ना, सॉरी बहुत बड़ी पेंसिल है आपके पास, ये अमूमन जो है वो बच्चे आपस में भी एक दूसरे को कह देते हैं। तो कहने का मतलब क्या था कि ये जो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है या इमेजरी है, इनको राइटर यूज करता है अपनी पोइटिक जो पोइट्री वर्क है, पोइटिक वर्क, उसको ब्यूटीफुल करने के लिए, इन्हांस करने के लिए, अच्छा करने के लिए, बेहतरीन और प्यारा बनाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा समझ आ सके। तो हम बात कर रहे थे मेटाफर की, तो मेटाफर यानी बियॉन्ड रियलिटी। तो इसमें हम अगर सेंटेंस आए फॉर एग्जाम्पल के ही इज लाइन इन द वॉर, ही इज लाइन इन द वॉर, इन द वॉर,
जी। अब ये सेंटेंस है ही इज लाइन इन द वॉर। अब यहाँ पर उसने क्या है पूछ लिया है कि वो भाई जंग में शेर है, वो जंग में शेर है। अब डायरेक्ट उसको शेर कहा गया है, जंग में शेर कहा गया है, जंग मतलब शेर की तरह नहीं कहा गया। ही इज लाइन, ही इज एज ब्रेव एज लाइन, ऐसा नहीं कहा गया, डायरेक्ट कहा गया है ही इज लाइन इन द वॉर। तो वॉर में वो, जंग में वो क्या है, शेर है। तो अब अगर ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो वो पूछ ले कि ये क्या है, सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है या इमेजरी है। तो हम सिंपली कह सकते हैं ना कि मेटाफर है। क्यों? मेटाफर क्या है, हकीकत से परे की बात। आया वो शेर तो नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि वो शेर है, हकीकत से परे की बात की है। वो तो भाई एक तलवार ली हुई है उसने, या राइफल है जो भी वो गन शूट कर रहा है, या तीर कमान जो है वो यूज कर रहा है, ठीक है। तो हकीकत में तो वो नहीं है ना, लेकिन उसने बताया है, क्वालिटी बेस पर उसने बताया है, ठीक है। तो ये होता है क्या, मेटाफर। अब हमारे पास बात किसकी आती है, पर्सोनिफिकेशन। जी, पर्सोनिफिकेशन का बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट जो है ना, वो ये है याद करने का कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी चीज के बारे में बात कर रहे होंगे तो हम उसको डेफिनेटली जो ह्यूमन करेक्टर है ना, ह्यूमन करेक्टर, हम उसके सांचे में डाल देते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि अब अभी इस नज़म में भी हमने देखा कि फ्लटरिंग्स एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग ब्रीज, फ्लावर्स आर फ्लटरिंग। फ्लावर्स यानी वो जो फूल थे, फ्लटरिंग डांस कर रहे थे, एंड फ्लटरिंग एंड डांसिंग यानी रक्स कर रहे थे और झूम रहे थे, किसमें, इन द मॉर्निंग ब्रीज। तो ये पूरे सेंटेंस को वो क्या कहेगा कि ये सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन है, या फिर मेटाफर है, या इमेजरी है। तो हमें क्या करना होगा, पर्सोनिफिकेशन को, पर्सोनिफिकेशन परसू कर रहा है, रियल मीनिंग को परसू कर रहा है। कहाँ से, हकीकत नहीं है, मतलब पौधे या कोई नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग को जब हम ह्यूमन करेक्टर से निकालते हैं ना, ह्यूमन करेक्टर्स में डिफाइन करते हैं, तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको पर्सोनिफिकेशन भी क्लियर हो चुका होगा। इसकी मिसाल मैं इस तरह से दे सकता हूं, द विंड इज विस्लिंग, हवा सीटियां बजा रही है। हवा तो सीटियां नहीं ना बजाती, सीटियां तो हम लोग बजाते हैं ना, इंसान सीटियां बजाते हैं, विसल इंसान करता है, ठीक है, हवा विस्लिंग नहीं करती है, ठीक है। तो ये वो क्या है, पर्सोनिफिकेशन, ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। इसके अलावा अब अगर मैं बात करूं इमेजरी की, तो इमेजरी हम आसान लफ्जों में मैं ये कहूंगा कि आपने कभी कोई स्टोरी पढ़ी हो, अभी हमारे सामने मैंने जब पोइम को पढ़ा है, तो आपके माइंड में जरूर एक जो है इमेज क्रिएट होता होगा कि वो पहाड़ों के ऊपर से बादल का गुजरना, और फिर वो नदी के किनारे दरख्तों के नीचे फूलों का यूं रक्स करना, झूमना, इस सारे से माइंड में एक इमेज क्रिएट होता है ना, दिस इज ऑल, यही सब, इसको इमेजरी कहा जाता है। तो पोइट इसको, इस तरह की राइटिंग को यूज करते हुए जो है वो डिस्क्राइब करता है, ताकि चीज आसान से आसान और इजी से इजी करके पहुंचाई जा सके, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम मी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बखूबी समझ आई होगी इस पूरी पोएम की। अगर आपको समझ आई है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइएगा कि आपको कितनी अच्छी लगी। अगर कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।